हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने इस सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास जो है पिछली क्लास की भांति पसंद आएगी, क्योंकि आपने पिछली क्लास में काफ़ी प्यार और सहयोग प्रदान किया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास को भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्लास परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ये विवाह परिवार और जो है आपके सागोत्र से है, संबंधित है। विवाह परिवार और जो है सागोत्र से है। यहाँ पे प्रश्न जितने भी मैं लेकर आया हूँ आपको, ये विवाह परिवार सागोत्रता से है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आप देखे होंगे, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी जीडीसी जो है केवीएस एनबीएस जो है समाजशास्त्र विषय से कोई भी ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी और आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे दिल्ली से हो, उत्तराखंड से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, है ना, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो या मध्य प्रदेश एमपी से हो, आप अगर इस एग्ज़ाम को देते हैं समाजशास्त्र से, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जहाँ से जो है समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा ये क्लास जो है केवल स्पेशली किसी एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो मैं प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, ये हर एग्ज़ाम से प्रश्न उठाए गए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। आप देखे हैं विवाह परिवार और संगोत्रता से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ये क्लास आप मिस ना कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए और इस क्लास से आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी प्रश्न मिलेगा और परीक्षाओं में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा आपको इस क्लास से। ठीक है, तो ये क्लास जो है शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए। तो आप लोग यदि यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जीआईसी जीडीसी केबीएस एनबीएस इसी किसी भी एग्ज़ाम की देते हैं, तो इस क्लास ज़रूर देखा कीजिए। मेरे ख्याल से आप सब जो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, इसका फार्म डालेंगे ही, है ना। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी होने वाला है, आपका पीजीटी का भी होने वाला है, यूपी पीजीटी, दिल्ली पीजीटी वगैरह जो है डी ट्रिपल एस बी वगैरह। तो इस क्लास को जरूर देखिए, इस क्लास से आप सभी को काफ़ी प्रश्न मिलेंगे संभवतः। तो आइए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का क्लास और प्रश्न नंबर 1 आप सबके लिए क्या है। ठीक है, ये क्लास में देखिए मैंने कहा ना कि आज का जो मैं प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, आप ध्यान दीजिए, विवाह परिवार और संगोत्रता से। ये टॉपिक आप नोट करके रखिए, ये देखिए यहीं से प्रश्न भर भर के लेके आया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को, क्योंकि कुछ हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं का भी कमेंट भी आया था कि सर आप टॉपिक वाइज क्लास लेकर आइए, टॉपिक वाइज क्लास करा दीजिए। तो अब मैं इसी क्रम में आपको देखिए आज विवाह परिवार और संगोत्रता पर क्लास लेकर आया हूँ। अगली क्लास आप सभी के लिए किसी अन्य टॉपिक पर लेकर आऊँगा, जैसे सामाजिक स्थिरीकरण पे क्लास आपका ले लूँगा, सामाजिक जनसांख्यिकी पे ले लूँगा क्लास, हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे ले लूँगा, समाज के प्रकार पे ले लूँगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा। तो आइए देखते हैं आपका आज का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न जो है समझ में नहीं आएगा, तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर देना भी दिक्कत हो जाती है। एग्जाम में भी इसी तरह किया करिए, आप एग्जाम में जाइए, कूल माइंड से बैठिए और कूल माइंड से प्रश्न पढ़िए जो इत्मीनान से, और उसका आंसर दीजिए। देखिए जब कूल माइंड से प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर देते हैं आप ठंडे दिमाग से, तो जो प्रश्न का आंसर नहीं आता है वो भी अगर आप एक अनुमान सा गेस लगाते हैं तो भी संभवतः सही हो जाता है। अगर आप घबराहट में रहेंगे क्या होगा, तो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा, गेस करने की कौन बात कहे। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ धैर्य बनाए रखेंगे। और आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ये आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 1 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय विद्वान को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनके बारे में अच्छी तरह आप जानते हैं, और श्यामा चरण दुबे के बारे में भी जानते हैं, गोविंद सदाशिव घुरिये के बारे में भी जानते हैं, और मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, ऑप्शन बी श्यामा चरण दुबे हैं, ऑप्शन सी गोविंद सदाशिव घुरिये हैं, ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदय हैं। इनको जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महोदय को जो है ये
भारतीय संविधान के निर्माता रहे हैं, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये हिंदू कोड बिल के बारे में जान ही रहे होंगे, जो हमारे माताओं एवं बहनों को इसका लाभ आज मिल रहा है पूरी तरह से। हिंदू कोड बिल की वजह से ही जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे तो अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिए थे हिंदू कोड बिल के कारण, क्योंकि कहते थे हमारे माताओं और बहनों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो ऐसे अधिकार से जो है क्या मतलब है कि मैं कानून मंत्री रहूं और मेरी बात जो है मानी ना जाए। तो मजबूर होकर सरकार ने जो है अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्री काल था, मजबूर होकर उनको इस कोड बिल को मानना पड़ा, और जिस कारण हमारी माताएं एवं बहनें जो है पढ़ लिख रही हैं और अच्छे अच्छे पदों को जा रही हैं और समाज का विकास कर रही हैं, समाज के विकास में काफ़ी सहयोग प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न कॉमन सा सबको पता है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री विद्वान को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए लुई डूमा, ऑप्शन बी GS घुरिये, ऑप्शन सी SC दुबे, ऑप्शन डी DP मुखर्जी यानी ध्रुवदेव प्रसाद मुखर्जी हैं। लुई डूमा है, GS घुरिये हैं, SC दुबे हैं, DP मुखर्जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्न नंबर 2 का भारतीय समाजशास्त्र का पिता, ये क्या है, किस समाजशास्त्री विद्वान को भारतीय समाजशास्त्र का पिता। समाजशास्त्र का पिता तो आप लोग सब जानते हैं अगस्त कामटे महोदय हैं, लेकिन ये पूछ रहा प्रश्न कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही गलती करते हैं लोग। ठीक है, ये तो ये इत्तेफाक से देखिए इसमें जो है क्या है, अगस्त कामटे महोदय ऑप्शन में है, ये नहीं है नहीं तो आप गलती करके चले आते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि देखिए छोड़ दिया है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कौन है भारतीय समाजशास्त्र का पिता, आपके गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। GS घुरिये जो है ये गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। और गोविंद सदाशिव घुरिये से बहुत प्रश्न आता है, ये ऐसे जो है थिंकर राइटर हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़े ही होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे बताएंगे तो मैं इनके पे भी आपको एक क्लास लेकर चलाऊंगा, गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय पे थिंकिंग पे थ्योरिकल क्लास। अभी मैंने जो है क्लास आपका ये अगस्त कामते महोदय पे कराया है, तो आप लोग देखेंगे इस क्लास को और बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि अगस्त कामते महोदय की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 3 आप सभी का क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मैक्स वेबर का किसने आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है। किसको, ये मैक्स वेबर महोदय हैं, इनको जो है आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किस समाजशास्त्री किस विद्वान ने कहा। तो आपका ऑप्शन ए RK मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय हैं, ऑप्शन बी है SF नाटेल महोदय हैं, ऑप्शन सी है IP देसाई महोदय यानी ईश्वर प्रसाद देसाई महोदय, ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। मैक्स वेबर को किसने आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा, तो ऑप्शन डी ये है किंग्सले डेविस महोदय जो हैं ये मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है। ठीक है, प्रश्न ये सिंपल जो है मैं इसको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ ताकि आपके समय का बचत हो, आप इस क्लास के अतिरिक्त भी अन्य क्लास भी देख लें आपका जो है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त हो। प्रश्न 4 क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। किस स्थिति को स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। मैंने कहा ना आज मैंने विवाह परिवार संगोत्तरता से प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपका ऑप्शन ए है, जो ये प्रश्न क्या कह रहा है, स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है किसे। तो ऑप्शन ए है अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। ऑप्शन ए कह रहा है अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। ऑप्शन बी कह रहा है पति की मृत्यु के पश्चात एक महिला का पति के भाई से विवाह। ऑप्शन सी कह रहा है एक पुरुष का अपनी बहन की पुत्री से विवाह। ऑप्शन डी कह रहा है आपका एक पुरुष का अपनी बहन के पति की बहन से विवाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर तो इसका है अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। ऑप्शन ये सही हो जाएगा
ये ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर है। क्योंकि कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति को स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। तो जो अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह होता है, यानी कि कई बहनें हैं, जैसे 4 बहनें हैं तो एक पुरुष से ही विवाह करती हैं, उसके साथ बारी बारी से जो अपना जीवन यापन करती रहती हैं, तो इसी को जो है अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह को स्वश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। बहुपत्नी प्रथा का अर्थ ही होता है कि एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। ठीक है, जहाँ पर शाली विवाह प्रचलित है वहाँ प्रथा के रूप में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की सभी बहनों से विवाह करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यानी शाली जान ही रहे हैं, जो आपकी वाइफ होती है। कुछ लोगों की इसमें से जो क्लास देख रहे होंगे शादीशुदा भी जीवन यापन कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा जो उनकी वाइफ होती है, जो वाइफ की बहनें होती हैं, उसको साली कहा जाता है, साली या सालियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रथा जो ये आपका है कहाँ पाया जाता है? चोगा जनजाति है। जो चोगा जनजाति है इसमें एक व्यक्ति अपनी सभी सालियों से विवाह करता है, यानी अपनी वाइफ की सभी बहनों से विवाह करता है। ये चोगा जनजाति में पाई जाती है, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चोगा जनजाति। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 5 ये कह रहा प्रश्न नंबर 5 आपका कि मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? कहाँ की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 5? ये एमपी की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के गोंड जो है, जो गोंड जनजाति है, वहाँ कह रहा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? मामा एवं बुआ की जो संतानें हैं, मामा जान ही रहे हैं किसको कहते हैं, आपकी माँ के भाई को मामा कहते हैं। ठीक है, और बुआ पिता की बहन को बुआ कहते हैं। तो इन दोनों के जो संतान होते हैं, जो इनके बीच जो मतलब क्या कहते हैं, फीमेल और मेल होते हैं, उन्हीं के बीच विवाह होता है, ना कि मेल फीमेल। ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर रखिएगा, मेल फीमेल की बात हो रही है यहाँ। बीच जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए शहद लुटवा विवाह, ऑप्शन बी है घी लुटवा विवाह, ऑप्शन सी है पानी लुटवा विवाह, ऑप्शन डी है दूध लुटवा विवाह। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर आता होगा, अगर आप लोग विवाह नातेदारी संगोत्रा से जो है सागोत्र से प्रश्न किए होंगे। तो पढ़े तो ही हैं, ऐसा तो है नहीं किए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, दूध लुटवा विवाह इसको कहा जाता है, दूध लुटवा विवाह, क्योंकि दूध का आदान प्रदान जो होता है, मतलब जो माताएं दूध पिलाती हैं एक दूसरे की, उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये आपका ध्यान, कहाँ की बातें हैं? मध्य प्रदेश की गोंड जाति की जो बात हो रही। विषमलिंगियों के समुद्र के साथ विवाह होती, मैंने कहा ना मेल फीमेल की बात किया है ना, विषमलिंगीय ना कि जो है समलिंगीय की। इस विषमलिंगीय में जो समुद्र विवाह होता है, नहीं द्वैत संगठन कहते हैं, समुद्र विवाह को द्वैत संगठन भी कहते हैं, नोट करके रखिएगा। इसके अंतर्गत बहिर्विवाह के एकमात्र प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऊंचा बधमूल्य के परिहार और संपत्ति को परिवार में ही बनाए रखने की विधि है ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के गोंड जो जनजाति है, इस प्रकार का विवाह पाया जाता है, इसको दूध लुटवा विवाह के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न देखिए इजी है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को आपको बहुत तेज़ी से जल्दी करा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी रहा होगा। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न उत्तर नंबर 6 कह रहा है प्रारंभिक हिंदू कानून के, जो पारंपरिक है हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पारंपरिक हिंदू कानून की बात कर रहा है, ना कि जो है संवैधानिक कानून, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी पैशाच विवाह, ऑप्शन सी आर्ष विवाह, ऑप्शन डी राक्षस विवाह। तो पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता है? इसको मेरे ख्याल से आप सभी को आंसर पता होगा। इसका जो है इस प्रकार की विवाह को ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, इसको जो है आपका राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता है। क्योंकि इस विवाह में क्या होता है ना, आप जानते होंगे युद्ध वगैरह के समय जो होता है, युद्ध के स्त्री को हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है। आजकल इस तरह के जो है ना तो युद्ध होते हैं ना तो विवाह होते हैं। विवाह का यह स्वरूप समाज से जो है ओझल हो, मतलब ख़त्म हो गया है। ये अपहरण द्वारा विवाह जो किया जाता था, ये विवाह वैसे दो
दो रूपों में देखने को मिलता था, एक शारीरिक हरण करके और सांस्कृतिक या विधिवत हरण करके। ऐसे विवाह को जो है ये क्या कहते थे, हो कहते थे। हो जनजात में जो है ऐसे विवाह को पाया जाता था, जो उप्रोटिपी और गोंड पूसी भुआर में भी इसे कहते थे। हो जनजात में इस प्रकार की उप्रोटिपी और गोंड पूसी भुआर में भी ऐसी विवाह पाया जाता था, राक्षस विवाह को, यानी अपहरण करने करके विवाह करने की पद्धति पाई जाती है। ये सब जो है प्रारंभिक कानून, यानी आज के समय की बात नहीं हो रही, आधुनिक समय की, याद काल की बात है, बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं ये सब, जब जो है समाज हमारा असभ्य एवं बर्बर था, कह सकते हैं आप। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 आपका। ये प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है। इस 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे, यानी कि जो है कौन से अवांछनीय माने विरोधी थे, मतलब नहीं थे। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव में निम्न में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे, यानी कि कौन से प्रकार पे रोक था। तो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए, ये ध्यान दीजिए, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह। ऑप्शन बी करा ब्रह्म, असुर, आर्ष और गंधर्व विवाह। ऑप्शन सी करा राक्षस, देव, प्रजापति और पिशाच विवाह। ऑप्शन डी करा ब्रह्मा और आर्ष, राक्षस विवाह। ठीक है, तो ये देख लिए आप, ऑप्शन ए बी सी डी, ये भी प्रश्न कॉमन सेंस का है, आप जो है इतिहास में पढ़े ही होंगे तो इसको जान ही रहे हैं। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो विवाह नातेदारी पढ़ ही रहे हैं। विवाह नातेदारी से आज के सारे प्रश्न, सभी प्रश्न लेकर आया हूँ, जितने प्रश्न हैं मैंने आपसे बता ही दिया। तो ये ऑप्शन है असुर, राक्षस और पिशाच विवाह जो है अवांछनीय है पारंपरिक हिंदू समाज के अनुसार। ये असुर, राक्षस और पिशाच विवाह, इसको नोट करके रखिएगा। बाकी आपका ये जो है ये बी सी डी ये आपका नहीं था अवांछनीय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ आ गया होगा कि पारंपरिक हिंदू समाज द्वारा जो विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं, इसमें 4 अवांछनीय विवाह है। आप ये भी जानते होंगे अवांछनीय विवाह जो है 4 है। तो जो अवांछनीय विवाह क्या है, जो मतलब जो मान्य विवाह होता है उसको वांछनीय कहते हैं, अवांछनीय जो मान्य नहीं है। तो जो मान्य विवाह था उस समय ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह ये मान था। अवांछनीय विवाह असुर, राक्षस, गंधर्व और पिशाच विवाह ये अमान था। गंधर्व विवाह के बारे में आप जान ही रहे हैं, जिसको आज के समय में जो है लव मैरिज तथा प्रेमी प्रेम का विवाह कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको, प्रश्न नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपके जो है विवाह नातेदारी पे है, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। और मज़ा आने की व्यवस्था नहीं है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हमेशा जो है पढ़ाई कूल माइंड से किया कीजिए। तो इसमें क्या है, कूल माइंड से अगर पढ़ाई करेंगे तो अच्छा तो लगेगा भी और चीज़ें समझ में आएगी और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए, ये कह रहा ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को क्या कहते हैं। प्रश्न कह रहा ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, ऑप्शन बी देव विवाह, ऑप्शन सी पवित्र विवाह, ऑप्शन डी आर्ष विवाह। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये दैव विवाह, इस प्रकार के विवाह को दैव विवाह कहा जाता था। हैं, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे दैव विवाह क्या होता है, क्योंकि दैव विवाह में अच्छे कार्यों में लगे पुरोहित को अलंकृत करके कन्या दी जाती थी। और हिंदू मान्यता और परंपरा के अनुसार यह विवाह जो है उच्च कोटि की श्रेणी में आता था। जो है इस विवाह को यज्ञ के साथ सरोकार होता था, एक इस समय ऐसा किया जाता था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 9 कह रहा आपका, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता। क्या कह रहा प्रश्न कि अपने मृत पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए विधवा विवाह, ऑप्शन बी शाली विवाह, ऑप्शन सी बहुपद विवाह, ऑप्शन डी देवर विवाह। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप सभी को ना आता हो। ऐसे प्रश्नों का आंसर आप सभी को अवश्य ही आता होगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रश्न नंबर 9 जो है इसको देवर विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवर विवाह कहा जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ये देवर विवाह। क्योंकि ये देवर विवाह क्या होता है आपको पता है, ये कह रहा है अपने मित्र पति के भाई से विधवा का विवाह क्या कहलाता है, तो देवर विवाह इसको कहा जाता है। अगर मित्र पति का जो मित्र पति है उसका अगर छोटा भाई है तो उसको देवर विवाह कहा जाता है। अगर मान लीजिए जो पति है वो उससे बड़े भाई से विवाह किया जाता है तो उसको जेठ विवाह कहते हैं हिंदू समाज के रीति रिवाज के अनुसार। ठीक है, तो एक प्रथा जिसके अनुसार विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है। यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो जेठ विवाह कहलाता है, मैंने बताया। यदि छोटे भाई से विवाह करती है तो देवर विवाह कहा जाता है, देवर विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, ये क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है। प्रश्न नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है। तो ऑप्शन ए है भील विवाह, ऑप्शन ये है भील जनजात है, ऑप्शन ए है भील जनजात, ऑप्शन बी है संथाल जनजात, ऑप्शन सी है नायर, ऑप्शन डी नागा जनजात। ठीक है, ये 4 जनजात का नाम दिया, भील, संथाल, नायर, नागा जनजात। और कह रहा कि किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता है ना। प्रश्न नंबर 10 है, तो ये जो है आपका नायर जनजात जो होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नायर जनजात। आप लोग नोट करके रखिएगा, नायर जनजात में जो है परिदर्शक पति प्रथा का पालन किया जाता है। तो ये आपका क्या कहते हैं परिदर्शक पति प्रथा क्या होता है, तो ये भ्रातृत्व बहुपति विवाह, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह। ठीक है, इसको नज़रिए देखा जाता है पतियों के बीच निकट संबंधित नहीं होता और पत्नी जो है थोड़े समय के लिए सभी पतियों को के यहाँ जाकर रहती है। जब पत्नी किसी एक पति के साथ रहती है तब तक अन्य पतियों को उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। ये नायर बहुपति विवाह इसी प्रकार का पालन होता है। नायर जनजात में इस प्रकार का विवाह पाया जाता है। परिदर्शक पति विवाह आप समझ गए होंगे, इसका कहने का सही ये है कि एक पत्नी होती है और उसके कई पति होते हैं। ठीक है, कई पति होते हैं, तो इसमें क्या, और कई पति ये भाई होते हैं, आपस में जो है भाई होते हैं एक तरह से। तो वो कुछ दिन एक भाई के साथ रहेगी और कुछ दिन दूसरे भाई के साथ रहेगी, कुछ दिन तीसरे, कुछ दिन चौथे, मतलब इसी तरह बारी बारी से सभी भाइयों के साथ रहेगी। तो इसको परिदर्शक पति विवाह कहा जाता है। तो ये किस जनजात में पाई जाती है, नायर जनजात में पाई जाती है। तो यहाँ तो जो है कुछ लोगों के जो है सोच रहे होंगे अरे यार कितनी अच्छी प्रथा है जो है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी परंपरा थी, ये जो है आदिवासी समाज में पाई जाती थी। अब समाज पढ़ लिख के आधुनिक समाज है, विकसित हो गया, ऐसे विवाहों पे रोक होना चाहिए, पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, अब हमारी जो है जो जनजातीय समूह है अभी वो इसलिए, हालांकि अभी आधुनिक समाज से जुड़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, का समाज में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नियम अब संभवतः नहीं होगा, वो पहले के नियम है पाए जाते रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आपका ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्य हो को क्या कहते हैं। कहता है कि प्रश्न है आपका 11 कि ऐसे विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच हुए विवाह जिसमें महिला उच्च स्तर की सदस्यों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी अनुलोम विवाह, ऑप्शन सी बहिर्विवाह, ऑप्शन डी अंतर विवाह। ठीक है, प्रश्न समझी गए होंगे कि ये कह रहा है जिसमें महिला उच्च स्तर, सामाजिक स्तर यानी कि उच्च जात की महिला हो, निम्न जात का पुरुष हो, तो ऐसे विवाह को कौन सी विवाह कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो ऐसे विवाह को आप प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन ये सही है आपको, जहाँ पे महिला उच्च जात की होती है और पुरुष जो है निम्न जात का होता है सामाजिक स्तर के रूप से, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। जो हालांकि ऐसे विवाह का आपका भारतीय समाज में काफ़ी विरोध होता रहा है। अनुलोम विवाह का मान्यता है, प्रतिलोम विवाह का जो है मान्यता नहीं है। जो प्रतिलोम विवाह का एक प्रकार जिसके अनुसार लड़की जो होती है, मैंने आपको बताया ना, जो लड़की होती है अपने से नीचे कुल में विवाह करती है और जो उसका जो पत्नी होती है उच्च कुल की होती है, जो है पति से ऊंचे कुल की होती। इस प्रकार का विवाह समायोजित जो आपका इस प्रकार का विवाह होता है समानुबोधित होता है। हिंदू जात प्रथा के अंतर्गत जो क्या है आपका जो पुरुष है शूद्र है, पुरुष शूद्र है, और अगर मान लीजिए लड़की ब्राह्मण है या पुरुष जो है
क्या कहते हैं शुद्ध है, लड़की क्षत्रिय है, तो ऐसे विवाह को जो है इसी श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, जहाँ कन्या उच्च कुल से हो और पुरुष निम्न कुल से है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 आपका ये आ गया। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी, देखिए मुस्लिम विवाह से आ गया ये प्रश्न, जो है मुस्लिम समुदाय से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12, अभी तक का जो प्रश्न आया अपने आदिवासी समुदाय से प्रश्न थे, वो संभवतः हिंदू समाज कह सकते हैं, आदिवासी समाज कह सकते हैं। आज के समय में एक लॉबी ऐसा भी आया है जो आदिवासी समुदाय का, वो कह रहा, आधुनिक समाज की मैं इस समय वर्तमान की बात कर रहा हूँ, जो आदिवासी समुदाय वो कहता है हम हिंदू नहीं हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानता। हालांकि जो है आपके गोविंद सदाशिव घुरिये जी एस घुरिये हैं, वो बताते हैं कि ये आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय को पिछड़ा हिंदू कहते हैं वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 12, जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है, कह रहा जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे। ठीक है, इसमें पति की सम्मति होना आवश्यक है। तलाक के उस प्रकार को क्या कहते हैं, समझ गए होंगे। तलाक के इस प्रकार को क्या कहते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिसमें मुसलमान में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है, यानी पत्नी जो है वो विवाह से मुक्त होना चाहती है, तो कैसे मुक्त होगी, यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे, इसमें पति की सम्मति भी है, मतलब पति की जो है रजामंदी भी होना आवश्यक है। तो तलाक के इस प्रकार को, तलाक को क्या कहते हैं, तो तलाक के इस प्रकार को क्या कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए मेहर, ऑप्शन बी तफवीज, ऑप्शन सी खुला, ऑप्शन डी तलाक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी को प्रश्न उत्तर नंबर 12 का भी आंसर पता होगा। तो इसको खुला, इस प्रकार के तलाक को खुला तलाक कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। इसको नोट करके आप लोग भी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है एग्जामों में, अन्य परीक्षाओं में। आप किसी प्रकार की एग्जाम दे रहे हैं सोशियोलॉजी से, ठीक है, तो क्योंकि मुस्लिम जो है परंपरागत तलाक के प्रकारों में खुला पति पत्नी दोनों को बालिग होना आवश्यक है। ये जान लीजिए, खुला जो तलाक होगा उसमें पति और पत्नी को बालिग होना आवश्यक है, उनकी दिमागी हालत भी ठीक होनी कि वो पागल दिवालिया ना घुसे, तो किसी प्रकार का जो है मानी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। पत्नी तलाक की इच्छा अगर व्यक्त करती है तो मेहर छोड़ने की को कहती है। मेहर जानते हैं क्या होता है, जो एक दहेज होता है, एक तरह से दहेज होता है जो दिया जाता है, तो उसी को मेहर कहते हैं। छोड़ने की कहती है, दोनों की सहमति से इस तलाक का जो है मान लिया जाता है। ऐसे तलाक को आपको खुला तलाक कहा जाता है, खुला तलाक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी अच्छे से आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 14 ये आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। ये नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, सही नहीं सुमेलित है। बाकी एक कोई नहीं सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित ही होंगे संभवतः। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए आपका कह रहा है पैट्रिशिया ओबराय। ठीक है, पैट्रिशिया ओबराय, तो ये है फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये बुक है। एक तरफ आपका ये क्या है, प्रश्न नंबर 14 में एक तरफ ये पुस्तक है, एक तरफ राइटर है। ये जो आपका ये वाला साइड है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला साइड ये पुस्तक का है, ये वाला साइड आपके राइटर है यानी थिंकर है, ये थिंकर का साइड है। ठीक है, तो ये पैट्रिशिया ओबराय ये थिंकर है, तो इनकी जो बुक है कह रहा फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया है। ये फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया पुस्तक कह रहा है इनकी है। ऑप्शन बी कह रहा है ये राधा कमल मुखर्जी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑप्शन सी कह रहा है टी.एन. मदान फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ पंडिट्स ऑफ रूरल कश्मीर, टी.एन. मदान। ऑप्शन डी आपका कह रहा के.एम. कपाड़िया मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। तो इसमें से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो देखिए आप सब बताइएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है देखिएगा, ये राधा कमल मुखर्जी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया।
ये राधा कमल मुखर्जी का नहीं है, काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये किसका है फिर? राधा कमल मुखर्जी का नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका इरावती कर्वे मैडम का है। किसका है? इरावती कर्वे मैडम का बुक है, ठीक है, इरावती कर्वे मैडम, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन बी, ये इस प्रकार सही आंसर इसका यही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सही नहीं सुमेलित है। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो पुस्तक है इरावती कर्वे मैडम का है। क्योंकि ये उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। ये 15 प्रश्न नंबर कह रहा है परिवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, परिवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कौटुंबिक व्यभिचार निषेध के माध्यम से परिवार यौन व्यवहार को सुनियमित करता है। ऑप्शन ए आपका ये कह रहा है कि कौटुंबिक व्यभिचार निषेध के माध्यम से परिवार यौन व्यवहार को सुनियमित करता है। ऑप्शन बी कह रहा है परिवार निर्जातीय पहचान प्रदान करता है। ऑप्शन सी कह रहा है परिवार एक व्यावसायिक निकाय की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी कह रहा है ए और सी सही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिए, परिवार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ये पूछ रहा है, ये आपको बताना है इसका कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये ए और सी, ऑप्शन डी, ये आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही है। ये आपका ऑप्शन डी ए और सी, ए और सी क्या है आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये कह रहा है कि कौटुंबिक व्यभिचार निषेध के माध्यम से परिवार यौन व्यवहार को सुनियमित करता है। सही बात है, एकदम सच जो है ना। ऑप्शन सी कह रहा है परिवार एक व्यावसायिक निकाय की भांति कार्य करता है, जो है ये भी सही बात है। परिवार निजातीय पहचान प्रदान करता है, यही आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा? ये आपका बी नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये डी आपका सही आंसर है, आप ध्यान दीजिए। क्योंकि आपके जो एक मर्डॉक महोदय हैं, समाजशास्त्री मर्डॉक महोदय, ये कहते हैं परिवार के कार्यों में यौन इच्छाओं की पूर्ति व यौन क्रिया का नियमन और वैध संतान उत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए मानसिक संतोष प्रदान करने हेतु माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना, धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना होता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना के हेतु जो है ये अवश्य होना चाहिए। क्या आपका ए और सी इस अनुसार सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर आपका आप सबके समझ में ये भी प्रश्न आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर ये आपका 16 है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो परिहास संबंध एफ क्या है, ये आपका जो प्रश्न नंबर 16 है, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा पानी घुट पी लो। प्रश्न नंबर 16 आपका ये एक तरफ जो हो गया आपका क्या है, सूची 1 है ये और सूची 2 है। तो परिहास संबंध एफ जे फेडलर का बता रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा ओरिजिना जेम्स फ्रेजर का बता रहा। ऑप्शन सी वर्गात्मक पदावली लुई हेनरी मॉर्गन का बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा टोटमवाद मैक्स वेबर का बता रहा। इसका तो आंसर सिंपल है, ऐसे निकल गया। देखिए मेरे समझ में तुरंत आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करिए। ऐसे प्रश्न तो गलत होने नहीं चाहिए आप सभी से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोटमवाद। टोटमवाद किसका आप सब जान ही रहे हैं, जो है टोटमवाद आपका इमाइल दुर्खिम महोदय का है, ना कि मैक्स वेबर का है, ठीक है। तो ये आपके इमाइल दुर्खिम महोदय का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये दुर्खिम महोदय का है। ये आपका ऑप्शन डी यही एक सही नहीं सुमेलित है। बाकी तो आपका ये जो है ऑप्शन ए है परिहास संबंध एफ जे फेडरर महोदय का ये है। ऑप्शन बी है ओरिजिना जेम्स फ्रेजर का। ऑप्शन सी जो है वर्गात्मक पदावली लुई हेनरी मॉर्गन का ये है ही। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 आप सबके लिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 17 कह रहा है जब समुदाय में 2 या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है। प्रश्न ध्यान से देखा कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 कि जब समुदाय में 2 या 2 से
प्रश्न कह रहा जब समुदाय में दो या अधिक संगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोइटी कह रहा, ऑप्शन बी भ्रात दल कह रहा है। ठीक है, भ्रात दल को आपको जो है क्या, प्रश्न नंबर 17 है, भ्रात दल कह रहा, भ्रात दल को आपको फ्रेटरी भी कहा जाता है, ये इंग्लिश में लिखा है फ्रेटरी। ठीक है, भ्रात दल को फ्रेटरी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है बहिर्विवाही कुल, ऑप्शन डी कह रहा अंतर्विवाही कुल। जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ये फ्रेटरी ही कहा जाएगा, ये भ्रात दल ही कहा जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही आंसर है, इसलिए मैंने आपको इसका इंग्लिश भी कर रखा है ताकि आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो भ्रात दल को। क्योंकि जब किसी कारण विशेष से कई कुल या गोत्र एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त रूप से रहने लगते हैं, ठीक है, एक साथ, तब ऐसे समूह को हम लोग भ्रात दल यानी फेजरी कहते हैं। भ्रात दल एक क्या कहते हैं, बहिर्विवाही तथा एक रेखीय वंशज समूह होते हैं। ठीक है, या किसी भी जनजात का प्रारंभिक उपविभाजन भी हो सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न नंबर आपका 18 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपका, ये थोड़ा सा छोटा तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं आ गया, चलिए देखते हैं, नहीं प्रश्न आ जा रहा पूरी पेज पे। प्रश्न नंबर 18 आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्णतः सही है, ज्ञात कर सही उत्तर दें। अच्छा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्णतः सही है, ज्ञात कर सही उत्तर दें। एक कथन पूर्णतः सही मतलब एक कथन सही है, इसमें बाकी गलत हैं। प्रश्न आप ध्यान दिया करिए ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं है वो कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा, तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, ये देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, विस्तारित परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। विस्तारित परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती है, तो नहीं सही होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ, दाम्पत्य, ये प्रश्न जो है ये ऑप्शन बी कह रहा है आपका, दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। सॉरी फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। संभवतः ये सही होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रश्न सी, समरक्त परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। ऑप्शन डी आपका कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती हैं। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जा रहा है इसका। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि दाम्पतिक परिवार में रक्त संबंधों की अपेक्षा जो है पति पत्नी के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। दाम्पतिक परिवार में जान विवाह के आधार पर निर्मित इस प्रकार के परिवार की रचना पति पत्नी तथा उनके अविवाहित आश्रित जो संतानें होती हैं। यानी कि जो दाम्पतिक परिवार होता है इसमें इनके पति पत्नी होते हैं और इनके जो है केवल दोनों बच्चे होते हैं, ना कि अतिरिक्त लोग। तो इसी प्रकार ये प्रश्नानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्णतः सत्य है, ज्ञात कर सही उत्तर दें, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड, प्रश्न नंबर 19 आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 कह रहा कि अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के विशेष भूमिका को कहा जाता है। अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। मामावत मतलब मामा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा है, तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए पितृ स्व अधिकार जन्य भूमिका, ऑप्शन ए कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा ब्याज प्रसूति जन्य भूमिका, है ना, ऑप्शन ब्याज प्रसूति जन्य भूमिका कह रहा, ऑप्शन सी कह रहा मातुल अधिकार जन्य भूमिका कह रहा, ऑप्शन डी कह रहा
अनुशंसित संबोधन जन्मभूमि का कह रहा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है कि अपने पिता की बहन के प्रति मामूद भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में जो है इस प्रकार पाई जाती है। ऐसी प्रथा पितृश्रेय कहते हैं, जिसमें पिता की बहन का जो पिता की बहन का यानी कि अगर आपके पिता हैं, आपकी मतलब पिता की बहन आपकी बुआ होगी, तो उनका जो बुआ हो गई उसका भतीजा है एवं भतीजियों के साथ विशिष्ट संबंध होता है। बुआ अपने भतीजों एवं भतीजियों के नामकरण को लेकर वैवाहिक जीवन साथी ढूंढने में विशेष भूमिका अदा करती है। तो ये प्रश्न ये करा अपने पिता की बहन के प्रति मामूद भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है। यानी कि पिता की बहन जो आपकी बुआ होती है, जो है आपकी बुआ मतलब आपके पिता की बहन आपकी बुआ जो होती है, ऐसे आप समझेंगे तो ज़्यादा आसानी हुआ। जो हमारी आपकी बुआ होती है, ठीक है, वो हमारे शादी के लिए और विवाह के लिए उसकी ज़्यादा भूमिका, वो शादी विवाह कराने में जो है अहम होता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा होता है बच्चा, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा नामकरण करने में ही उसकी अहम रोल होती है। ऐसा माना जाता है कि ये रोल बुआ का होता है कि बच्चे का यानी कि अपने भाई के लड़के का यानी कि अपने भतीजे का नामकरण करे, उसके शादी विवाह के लिए रिश्ता देखे, रिश्ता तय तमाम करवाए लेन देन का। ठीक है, इसी को ये प्रश्न इसी बात को कह रहा है कि अपने पिता की बहन के प्रति मामूद भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है पिता स्व अधिकार जन्म भूमिका। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका। ये 20 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन घटकों के समूह को क्रोबर ने नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण करने हेतु प्रयुक्त किया था। सॉरी फ्रेंड, कह रहा निम्नलिखित में से किन घटकों के समूह को क्रोबर ने नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण करने हेतु प्रयुक्त किया था। ये प्रश्न नंबर 20। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है वंशक्रम, लिंग ध्रुवीयता, द्विशाखन और वंश परंपरा। द्विशाखन वंश परंपरा। ऑप्शन बी कह रहा नातेदार वर्ग, विवाहजन्य संबंध, लिंग और ध्रुवीयता। ऑप्शन सी कह रहा पीढ़ी, लिंग, विवाहजन्य संबंध, द्विशाखन और ध्रुवीयता। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न अनुसार आप देखिए निम्नलिखित में से किन घटकों के समूह को क्रोबर महोदय हैं नातेदारी शब्दावली का वर्गीकरण करने हेतु प्रयुक्त किया है। तो ऑप्शन ए कह रहा वंशक्रम, लिंग, ध्रुवीयता, द्विशाखन और वंश परंपरा। ऑप्शन बी कह रहा नातेदार वर्ग, विवाह, जन्म संबंध, लिंग और ध्रुवीयता। ऑप्शन सी कह रहा आपका पीढ़ी, लिंग, विवाह, जन्म संबंध, द्विशाखन और ध्रुवीयता। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है क्रोबर के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर बी है। मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर बी है। वैसे कुछ आप प्रतियोगी छात्र छात्राओं को अच्छे से पता होगा इसका आंसर, सबको नहीं पता होगा जो नए छात्र छात्राएँ होंगी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर ने नातेदारी शब्दावली का जो वर्गीकरण किया है तो इसी रूप में किया है, पीढ़ी, यौन, भेद विवाहिकता, समवायिता, सीमा विभाजन, ध्रुवीयता के रूप में कर रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 21 है। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतःक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है। ठीक है, कह रहा प्रश्न है 21, ध्यान दीजिएगा। संबंधियों के निर्दिष्ट, ये प्रश्न 21, संबंधियों को निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतःक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए दिया परिहार संबंध, ऑप्शन बी हास्य विनोदपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी द्वंद्व आत्मक संबंध, ऑप्शन डी घनिष्ठ संबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा परिहार संबंध। ये आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन ए परिहार संबंध हो जाएगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि जो परिवार तथा परिवार के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट
व्यक्तियों के साथ संबंधों में विमुखता बरतना की नियम होते हैं। संबंधों को टालने अथवा सामाजिक दूरी प्रदर्शित करने वाली प्रथा को परिहार संबंध कहते हैं। कई समाज में जो है अपने सदस्यों को मुक्त जो है मेल जोल मानी की करने और बढ़ा कराने की बात को स्वीकृत नहीं किया जाता। इसी को हम परिहार संबंध अर्थात निषेधात्मक संबंध के नाम से अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से देखने को पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। परिहार और परिहार संबंध आप लोग दोनों जानते हैं। परिहार संबंध का मतलब होता है हंसी मजाक होता है, परिहार संबंध का मतलब होता है हंसी मजाक ना होना, दूर रहना उनसे, यानी कि सीरियस मतलब रिलेशन एक तरह से, ठीक है, होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से भी कह रहा है निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 22, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कम समझ में आए। अगर ऐसे प्रश्नों को ध्यान देकर ही आप लोग देखा कीजिए ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका कह रहा 22 नंबर प्रश्न है, ये आपका एक तरफ अवधारणा है, ये आप इधर की तरफ आपकी ये अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा। इधर जो आपके क्या है, आवास नियम कथन है, ठीक है। तो ये अवधारणा क्या है, ये अवधारणा क्या कह रहा है? द्विस्थानिक परिवार। ऑप्शन ए आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिए ऑप्शन ए, द्विस्थानिक परिवार में क्या बता रहा है? विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म परिवार में रहने की अनुमति नहीं है। द्विस्थानिक परिवार में कह रहा विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म परिवार में रहने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन बी ये जो कह रहा नवस्थानिक, ये देखिए नवस्थानिक परिवार के बारे में कह रहा विवाहित युगल अपने परिवार से बाहर कहीं भी अपने आप रहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि मातृस्थानिक, विवाहित युगल पत्नी की माँ के घर में रहते हैं। मातृस्थानिक में कह रहा विवाहित युगल जो है पत्नी की माँ के घर में रहते हैं, यानी मातृस्थानिक है। ऑप्शन डी कह रहा आपका पित स्थानिक हो गया, या ऑप्शन डी, ठीक है, ये मातृस्थानिक रहा, ये पित स्थानिक हो गया। ऑप्शन डी विवाहित युगल पति के पिता के घर में रहते हैं। ये विवाहित युगल जो होता है पति के पिता के घर में रहते हैं। कह रहा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर का चुनिए। यानी कि 3 इसमें सही सुमेलित है, कोई एक ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है। तो आप लोग अब तक तो आंसर दे ही दिए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का आंसर आपके समझ में ही हो गया होगा, क्योंकि जो ये नवस्थानिक परिवार है इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कैसे सही आंसर है ये देखिए, ऑप्शन ए आपका, ताकि क्लियर हो जाए। द्विस्थानिक परिवार कह रहा विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म परिवार में रहने की अनुमति नहीं है। ऐसा थोड़ी है, इसमें जो कह रहा आपका ऐसा थोड़ी है, क्योंकि नवस्थानिक परिवार में विवाहित युगल अपने परिवार से बाहर कहीं भी अपने आप रहते हैं नवस्थानिक में, और ये सही है। और आपका ये मातृस्थानिक में ये जो है बी सही है, आपका सी मातृस्थानिक भी सही है, आपका डी जो है ये भी सही है। तो आपका ये जो है ये नहीं सही है, क्योंकि नवस्थानिक में क्या होता है, आपके नवस्थानिक में विवाहित युगल जो होता है अपने परिवार से बाहर कहीं भी अपने आप रहते हैं नवस्थानिक में, ये सही है। तो आपका ये जो है यही द्विस्थानिक वाला जो आपका ऑप्शन ए है यही नहीं सही है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें दे दिया है ये द्विस्थानिक परिवार जो होता है नहीं है। क्या कह रहा है द्विस्थानिक परिवार में, ये देखिए कन्फ्यूजन थोड़ा हो जो उसको दूर कर लेते हैं द्विस्थानिक परिवार को। ठीक है, ये कह रहा विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म से परिवार में रहने की अनुमति नहीं है, जबकि द्विस्थानिक परिवार में विवाहित युगल को पति या पत्नी के जन्म के रूप में जन्म से रहने की अनुमति है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुमति नहीं है, जबकि अनुमति है, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये आंसर आपका इसमें सही नहीं सुमेलित है।
ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है होना चाहिए, आप इसको नोट करके रखिए, ना कि नहीं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, जैसे मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था आप लोगों को समझाने में। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 आपका क्या कह रहा है। ये 23 प्रश्न नंबर आपका जो है ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है। प्रश्न 23 ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृवंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है। आपका ऑप्शन ए इरुला, ऑप्शन बी कादर, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी टोडा जनजाति। ये सब जनजातियां आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इरुला जनजात है, ऑप्शन बी कादर जनजात है, ऑप्शन सी खासी जनजात है, ऑप्शन डी टोडा जनजात है। ये चारों जो है जनजात है। तो ये किस समुदाय में वंश परंपरा मानने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है, किस जनजात में। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन सी इसका आंसर है, आप सभी को पता रहा होगा। ऑप्शन सी खासी जनजात में ये प्रथा पाई जाती है, जो आपका प्रश्न कह रहा है मातृवंश परंपरा के मानने वाले नातेदारों का। क्योंकि जब एक व्यक्ति की वंश जो गणना स्त्री पक्ष से की जाती है तो ऐसे मातृवंशीय वंशाक्रम कहते हैं, जो है ठीक है, महिला प्रधान पुरुष जिसको कहा जाता है। मातृपक्षीय वंशानुक्रम भारत में किस किस जनजात में पाई जाती है, आप नोट करके रखिएगा। मातृवंशीय परंपरा भारत में किस किस जनजात में पाई जाती है। देखिए, गारो जनजात में पाई जाती है आपका, ठीक है, और खासी जनजात में ये आप देख लिए पाई जाती है। और फिर आपका ये जो है एक नायर जनजात में पाई ही जाती है, ठीक है। एक है अमेरिकन इंडियन जनजात, वहाँ भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन की जनजातियों में घाना की अकान जनजात में हमें पाई जाती है। तो इन जनजातियों को आप नोट करके रखिए, याद करके, कि मांसवंशीय गारो, खासी, नायर, अमेरिकन इंडियन, ऑस्ट्रेलियन जनजात तथा घाना की एक जनजात है अकान जनजात, वहाँ भी मांसवंशीय पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 24 है आपका। प्रश्न नंबर 24 आपका ये कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। आज ये सुमेलित प्रश्न ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर उसे अलग करें। अच्छा, सही नहीं सुमेलित है, यानी कि इसमें भी यही है कि 3 सही होगा, कोई एक सही नहीं सुमेलित है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा, ये प्रश्न नंबर क्या है 24 है, 24 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। एक तरफ 24 नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या है आपका, ये एक तरफ ये दिया है मातृपितृ संबंधी यानी समान पूर्वज, इनके पूर्वज के बारे में दिया यानी इनके बारे में दिया है। दूसरी तरफ इनका दिया है नामकरण, ठीक है। तो ये आपका कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो आप ऑप्शन ध्यान देते जाइए अभी से। मातृपितृ संबंधी समान पूर्वज कह रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा आधुनिक परिवार सीमित श्रेणी वाली नातेदारी बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा समाजीकरण पारिवारिक प्रकार बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा मातुल अधिकार, ये चाचा संबंधी चाचा जी होंगे, ठीक है। मातुल परिवार में चाचा कहाँ आता है, ऐसे देखिएगा मातुल परिवार मातुल अधिकार में जो आपका मामा मामी आ जाएंगे, नाना नानी आएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए ये देखते हैं, अभी क्लियर करते हैं। तो आपका ये देखते हैं, ऑप्शन है मातृपितृ संबंधी समान पूर्वज आधुनिक परिवार सीमित श्रेणी वाले नातादारी। ऑप्शन सी है सामाजिकरण पारिवारिक प्रकार। ऑप्शन डी मातुल अधिकार। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मातुल अधिकार। मैंने बताया ना कि ये मातुल अधिकार, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी नोट करके रखिएगा। यहाँ पे आपका चाचा ना हो के, ये ध्यान दीजिए, चाचा ना हो कि ये यहाँ पे आपके मामा हो जाएंगे, ठीक है, ना कि चाचा हो जाएंगे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यही ऑप्शन डी सही नहीं सुमेलित है, आपका ऑप्शन ए बी सी सही सुमेलित है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर का चयन कीजिए। मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत ये सब प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, तो ये क्या कह रहा, ऑप्शन ए
पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है, ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा मान को दामाद के घर में रहना पड़ता है। ऑप्शन बी कह रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि मान नहीं, ये आपका जो आप ये गलत प्रिंटिंग हो गया, ये माँ होना चाहिए, ठीक है, ये माँ है ना कि माँ मौन है, ठीक है, ये माँ है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए माँ। तो माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है। ऑप्शन सी कह रहा पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है। ऑप्शन डी कह रहा पिता को पुत्रवधू के घर में रहना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर का चयन कर। मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत, मातृ स्थानिक आवास के बारे में पूछा, ये ध्यान देंगे तभी प्रश्न का आंसर सही कर पाएंगे, वरना गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। ये देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन सी, आप ध्यान दीजिएगा, पति को पत्नी की माँ के घर रहना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी ये कह रहा, ऑप्शन सी यही सही है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर पति को जो है पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है, यानी कि मातृवंशीय परिवार में ये है। मातृसत्तात्मक में शादी के बाद पति को अपनी पत्नी के साथ माँ के घर पर रहना पड़ता है, जिसको हम लोग अपने समाज में घर जमाई के नाम से जानते हैं, इसको घर जमाई कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि माता स्थानिक आवास के अंतर्गत विवाहित दंपति जो होता है वो वधू के माता पिता या उसके स्वजनों के साथ समीप रहते हैं, है ना। मातृसत्तात्मक परिवार और मातृ स्थानिक परिवार भारत में ये कहा किस जनजाति में पाई जाती है, मैंने अभी बताया ही पीछे ही क्लास में, गारो, खासी, नायर आदि समाजों में इस प्रकार के पाई जाती है परिवार। पति जो पति को पत्नी की माँ के मतलब माता स्थानिक परिवार, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। ये आपको मैंने पहले बता दिया था ना, आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं जान लीजिए इस क्लास में, ये आज का जो क्लास है ये परिवार और आपका ये आज का जो क्लास है जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो जान लें, ये विवाह परिवार और सगोत्र पर आधारित था, ठीक है, आधारित है। तो आप लोग ये आज विवाह परिवार सगोत्र प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी पता करना कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रीत स्थानिकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए करा प्रीत स्थानिकता प्रीत वंश परंपरा क्रम। ऑप्शन बी करा मातुल स्थानिकता मातुल वंश परंपरा। ऑप्शन सी करा मातृ स्थानिकता स्वाश्रुक बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन डी करा द्विस्थानिकता द्वैध वंशा क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 प्रश्न का, तो आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी मातृ स्थानिकता स्वाश्रित बहुपत्नी विवाह के तहत नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अभी यही प्रश्न आपका पीछे आया था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको इसको विस्तार से समझाने का आवश्यकता नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि इसका आंसर आप जान लिए, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सही नहीं सुमेलित है, बाकी आपका ए और बी डी सही सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 27 आ गया आपका। ये कह रहा है मातृवंशीय समाज में सत्ता किसके माध्यम से प्राप्त होता है। प्रश्न 27 कह रहा 27 कि मातृवंशीय समाज की बात कर रहा है। ये मातृवंशीय समाज में सत्ता किसके माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी मामा। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप सभी को कर लेना चाहिए, कॉमन सेंस का प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये माता जो है मातृवंशीय परिवार में सत्ता कहाँ से प्राप्त होगा भाई, माता से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी भी प्रचलित है मातृवंशीय समाज जो है, हालांकि बहुत कम रूप में है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें विरासत माता के माध्यम से मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपका कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में कौन सा एक ऐसा है जो बीमेल है, सही उत्तर चुनिए। अच्छा, मतलब सही नहीं सुमेलित एक तरह कह सकते हैं, जो बीमेल है, बीमेल है नहीं यानी मेल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है रंग बंग यानी कि मुरिया। ऑप्शन बी कह रहा घोटुल शर्मा। ऑप्शन
सी कह रहा है यो अनि नागा, ऑप्शन डी कह रहा है गिटी ओरा अनि मुंडा। यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि ये जो है मुरिया जनजात है, ये शर्मा जनजात तो नहीं है। ऑप्शन डी यो नागा जनजात है, ऑप्शन डी है गिटुआ, ये भी मुंडा जनजात है। ठीक है, घोटुल जो है शर्मा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका कॉमन सेंस से देखिए आंसर इसका निकल गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है ये भारतीय जनजातियों में जो क्या कहते हैं, आपका भारतीय जनजातियों में जो युवा गिरोह को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसी को जो है ये कहते हैं। जैसे मुंडा को हो जनजात को कहा जाता है, और घोटुल को, ये घोटुल जो है कहाँ के जनजात है, मध्य प्रदेश के मुरिया जनजात है। ये घोटुल जो शर्मा यहाँ लिखा, आप इसको सुधार कर लिए, जो शर्मा लिखा है ये घोटुल आपको बता दें ये मुरिया जनजात है, आप नोट कर लीजिएगा। ये शर्मा ना होके मुरिया जनजात अगर होता तो ये सही होता। ठीक है, ये ऑप्शन, तो ये घोटुल मुरिया जनजात है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गोंड और यो नागा जनजात है। ठीक है, और रंगबंग भोटिया जनजात है, मोरुंग जो है नागा जनजात है, और नोकपांत भी गारो जनजात है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 29 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 29 कह रहा है कि वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 29 कि वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द केवल एक प्रकार के संबंधी को भास होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली, ऑप्शन बी कह रहा नातेदारी शब्दावली, ऑप्शन सी कह रहा बोलचाल वाली शब्दावली, ऑप्शन डी कह रहा वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है। तो ए बी सी डी में से इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप सब इसको बताइएगा। तो इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऑप्शन ए सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये ऑप्शन ए क्या है, वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली ऐसा है जब अनेक संबंधियों को एक वर्ग अथवा श्रेणी में वर्गीकृत कर उन्हें एक ही संज्ञा से संबोधित किया जाता है, तो इसे वर्गात्मक नातेदारी यानी क्लासी क्या कहते हैं, क्लासीफैक्टरी किनशिप टर्म कहा जाता है। ठीक है, यह विचार आपके किसका है, आप ये भी नोट करिए, लुई हेनरी मॉर्गन का है। आपका जो है ये लुई हेनरी मॉर्गन महोदय की विचारधारा है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 30 ये है, कह रहा है एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानुष जनजात की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा है का सर्वप्रमुख लक्षण कौन है। प्रश्न 30 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। कह रहा है एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानुष जनजात की सामाजिक प्रणाली, अच्छा, जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा। मार्गरेट मीड ये मार्गरेट मीड महोदय हैं, इसे जेंट्स कहा। अच्छा, तो सर्वप्रमुख लक्षण कौन सा है। देखिए प्रश्न से ही आंसर ढूंढने की कोशिश किया कीजिए, जब प्रश्न समझ लेंगे तो आंसर अपने आप पकड़ में आ जाता। ऑप्शन ए कह रहा पितृवंश परंपरा का कुल, ऑप्शन बी कह रहा मातृवंश परंपरा कुल, ऑप्शन सी कह रहा अनुसंतित संबोधन, ऑप्शन डी कह रहा भ्रातृक बहुपति विवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए पितृवंश परंपरा कुल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जो है, क्योंकि जो जेंट्स का सर्वप्रमुख लक्षण पितृवंश परंपरा है जिसमें अधिकार पिता से पुत्र को स्थानांतरित होता है। इस जनजात में जो अधिकार है पिता से जो है पुत्र को अधिकार प्राप्त होता है, तो इसलिए पितृवंश परंपरा कुल के नाम से इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं आगे आपका प्रश्न समाप्त हो गया। आज ये आप सभी के बीच जो है कितने प्रश्न थे, 30 प्रश्नोत्तर थे, यानी 30 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी,
उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। और ये प्रश्न जो आपकी प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला थी, हमारे कुछ आप प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने कहा था कि सर आप टॉपिक वाइज प्रश्न लाइए, टॉपिक वाइज करा दीजिए। तो उसी हिसाब से मैं टॉपिक वाइज ये प्रश्न लाया था। विवाह, परिवार और सागोत्र पर आधारित था। आज अगला टॉपिक आपका कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें एक ही टॉपिक से प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला होगी, क्योंकि आप सभी की ये मांग थी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को ये समझ में आई होगी और ये क्लास आप सभी को अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी है। एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में अगर आप समाजशास्त्र से कोई भी परीक्षा देते हैं तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपको मिलते हैं और आपका एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान होगा। और उम्मीद करता हूँ आप जो मेन चीज़ें, मुख्य चीज़ें इम्पॉर्टेंट नोट करते जाते हैं। और इस क्लास को अगर आपके पास आपको ये क्लास एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देख लेते हैं, तो वो चीज़ें भूलती नहीं। पहली बार देखते हैं तो 60% याद रहती, दोबारा देखते हैं ये काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर आपका जब परीक्षा हॉल में जाते हैं, प्रश्न देखते हैं तो अपने आप वो उसका आंसर निगाह में चढ़ जाता कि अरे वो फला क्लास हमने देखा था, वहाँ आंसर ये था, तो उसका आंसर आप आसानी से सही करके चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग आप लोग बनाए रखिए हमारे ऊपर। आप क्योंकि ये क्लास हमारे ऊपर क्या सहयोग बना है तो ये है, इससे आपका काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी लाभ होगा इस क्लास को यदि आप देखते हैं। और आपको अगर इन सब का PDF वगैरह कुछ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे, जो टेलीग्राम लिंक है आपका, ये ऑफिशियल टेलीग्राम, ये जो लिंक है ये ऑफिशियल पुजारी इस पर आप कमेंट करके बताइए, आपको वहाँ से PDF वगैरह मिल जाएगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है आपका 94 52 733 186, ये 9452733186, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे तो आपसे बात कॉल से तो नहीं होगी, लेकिन व्हाट्सअप से बात हो जाएगी मैसेज के थ्रू। आपको अगर PDF वगैरह चाहिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगली किस टॉपिक पर क्लास चलिए, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, अगला किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, थिंकर पे चाहिए कि प्रश्नोत्तरी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत